हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट फिजियोलॉजी का 4th चैप्टर है और ये फोटोसिंथेसिस के बाद पढ़ाया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में ऐसी खूब सारी डिटेल्स हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करने वाले हैं। तो जिन बच्चों के ये कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं तो मेक श्योर आप थोड़ा सा बेसिक अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रखें ताकि चीजें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में जाएं। इस चैप्टर में हम वो डिटेल्स पढ़ेंगे जो आपने कभी क्लास 10th में पाइरुवेट, ग्लाइकोलिसिस, इन बातों को जाना था। और हम थोड़ा डीप जाएंगे इस चैप्टर में, एनसीईआरटी की लाइनों को इंटरप्रेट करेंगे, वो क्या कहना चाह रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। और इसको रिलेट करेंगे लाइफ से क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट चैप्टर है, क्योंकि ये ना सिर्फ प्लांट को डील कर रहा है, ये चैप्टर प्रॉपरली सेल के अंदर होने वाले रेस्पिरेशन को बता रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बच्चों को बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है। तो एग्जैक्ट रखेंगे कि क्या याद करना है आपने और क्या याद नहीं करना। तो चलते हैं इस चैप्टर में आगे और सबसे पहले जानते हैं बेटा हम किन टॉपिक्स के साथ डील करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक डील करेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में और उसके साथ डील करेंगे कि क्या प्लांट को ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट है। सेकंड हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस, जो एक ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन का बेसिक प्रोसेस है। थर्ड हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, देन फर्मेंटेशन की, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये वो टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। चैप्टर इजी बन सकता है पर उसके लिए इजी बनाना पड़ेगा, आपका एफर्ट चाहिए और कुछ मेरा एफर्ट भी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक्स को एक डिस्कशन के साथ जो एनसीईआरटी कहती है। डिस्कशन ये है रेस्पिरेशन पे, एनसीईआरटी रेस्पिरेशन पे एक डिस्कशन बता रही है, ध्यान से सुनना बेटा क्या है वो। एनसीईआरटी कहती है बेटा हमें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की नीड है। मींस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं कहीं ना कहीं बेसिक प्रोसेस के लिए उन्हें एनर्जी की नीड है। तो जो एनर्जी है बेटा, एनर्जी की जो नीड है, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी की नीड है उस एनर्जी की नीड को कहीं ना कहीं हम ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं, ये चीज समझ आ रहा है। और जब हम ऑक्सीजन से रिलेट करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम ब्रीदिंग से रिलेट कर सकते हैं। तो समहाउ हम इसको रिलेट कर सकते हैं ब्रीदिंग से। दूसरी बात, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि एनर्जी मेरे पास कहां से आई। प्लांट के केस में उस एनर्जी का सोर्स क्या रहता है, सनलाइट। पर सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स में सनलाइट नहीं है सोर्स, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म में सनलाइट यूज नहीं होता, क्लियर। तो मेरे पास कुछ ऑर्गेनिज्म में सनलाइट ना होके हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है दैट इज कोई ऐसा कार्बन का कंपाउंड, कोई ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसकी आप ऑक्सीडेशन कर सके। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडाइजेबल कार्बन कंपाउंड, उसको हम कहते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ऑक्सीडाइजेबल कार्बन कंपाउंड हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होगा किसके केस में, हम कहेंगे प्लांट्स के, सॉरी कुछ और ऑर्गेनिज्म के केस में। तो आपको यह समझना है इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में हम सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनेगी उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये वाली टॉपिक हमने फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करा। अब हम ये देखेंगे कि कैसे सारे टाइप के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी बनती है, मींस एनर्जी बनती है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कोई ऑक्सीडाइजेबल कार्बन कंपाउंड की हम बात करेंगे। आपके दिमाग में सही क्लिक किया, हम लोग ग्लूकोज की बात करने वाले हैं। तो हम यहां पर एक बेसिक डेफिनेशन रेस्पिरेशन की बनाएंगे और वो डेफिनेशन क्या है ध्यान से देखना बेटा। वो डेफिनेशन क्या है रेस्पिरेशन की, अगर मैं यहां रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बनाता हूं तो देखिए क्या आएगी। सबसे पहले रेस्पिरेशन को मैं कहूंगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, रेस्पिरेशन की एक बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले समझेंगे ये एक ऑक्सीडेशन है। तो रेस्पिरेशन को आपने एज अ ऑक्सीडेशन लेना है, ऑक्सीडेशन लेना है।
अगर आप मेरी बात समझ सकें तो मैं रियल में क्या बोल रहा हूं। ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये है कि आपके पास मान लो कार्बन का कोई कंपाउंड है जिसपे ये OH और H है, ठीक है, क्लियर। ऐसा ग्लूकोज में होता है कि कार्बन पर H और OH होती है, ऐसा मेरे पास किस में होता है, ग्लूकोज में। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है कि आप इसको कन्वर्ट कर दें किस में, CO2 में। CO2 में देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से CO2 बना दें, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब आप देख रहे हैं कार्बन पर एक ही ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन यहां पर चारों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो, दैट इज CO2। ये मेरे पास ऑक्सीडेशन है, पर दिस ऑक्सीडेशन इज सिंगल स्टेप। कैसा है, सिंगल स्टेप। तो रेस्पिरेशन में सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करेंगे और फाइनली CO2 बनाएंगे, दैट इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। तो आपको समझ आना चाहिए कि रेस्पिरेशन एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इस चैप्टर को हम एनर्जी के पर्पस से पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन नहीं है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन बनाएंगे क्या, CO2। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज, इसमें एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या रहने वाला है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रहेगा। दूसरा, इसमें चीजों का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अगर कार्बन के बॉन्ड होंगे उनको तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहां क्या कर रहे हैं, कैटाबोलिज्म कर रहे हैं। तो चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हो, सबसे पहले ये समझो, आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ोगे जिसमें आपको ये बताया गया ये एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, दूसरा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तीसरा ये कैटाबोलिज्म है। तीसरा क्या है, कैटाबोलिज्म है। कैटाबोलिज्म का मतलब चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा होगा एनर्जी बनाने के लिए। तो अपने दिमाग में आपने ये बिठाना है कि हम इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं किसी कंपाउंड का, ठीक है। वो कंपाउंड नॉर्मली ग्लूकोज रहेगा, हम और चीजों की भी बात करेंगे और उसमें हम उसकी स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, और ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। ये चीज समझ आ रही है बेटा, ये चीज हम स्टडी करने वाले हैं। अब आप खुद से सोचो कि जो जो हमारे पास ये ग्लूकोज है, या तो सेल खुद बना रहा होगा, जैसे मैं एक प्लांट ले लेता हूं आपके लिए, ध्यान से देखेंगे, हम एक प्लांट ले लेते हैं बेटा, इस चीज को समझो। एक प्लांट इस तरीके से हम ले लेते हैं, इस प्लांट में हमारे पास दो टाइप के सेल्स हैं। एक यहां सेल है जो लीफ का सेल है, तो ये लीफ का जो सेल है वो एक तरीके का ऑटोट्रॉफिक सेल है, ऑटोट्रॉफिक सेल है, ठीक। दूसरा मेरे पास ये रूट सेल है, एनसीईआरटी ने बताया है इसके बारे में, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक सेल। ये कैसा है बेटा, हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक सेल है। तो हमारे पास ये दो तरह के सेल हो गए, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक सेल। आप देख सकते हो, तो ट्रांसपोर्ट की नीड भी पड़ेगी। तो हमने सिंपल यहां पर समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे स्टेप वाइज वाला, कैटाबोलिज्म पढ़ेंगे और एनर्जी बनाएंगे। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है इस चैप्टर में, दैट इज बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसको जानना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को आना चाहिए इस चैप्टर में। दैट इज हमारे पास क्या है, हम बोलते हैं उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए क्या है। ध्यान से सुनना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, ध्यान से सुने। ये कार्बन का वो कंपाउंड होता है जो सेल के अंदर एनर्जी बना सके। मतलब हम ये समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई सेल है, मान लो आपके पास कोई, ये मैंने सेल बना दिया, ये ऐसे कोई सेल बना दिया, दिस इज वन सेल, ठीक है, दिस इज वन सेल। कोई भी सेल है, मान लो प्लांट सेल है, एनिमल सेल, कोई भी सेल है। इस सेल में मेरे पास कुछ स्टेप्स चल रहे हैं। देखो स्टेप क्या है, मान लो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से आपने पायरुविक एसिड बनाया, जिसे आप ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं। इस पायरुविक एसिड से आपने क्या किया, लिंक रिएक्शन करा और क्रैब साइकिल पढ़ी। ये सब आगे पढ़ेंगे बेटा, मैं आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब बता रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर एक सेल में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनका मेन पर्पस एनर्जी बनाना होता है, जिनका मेन पर्पस क्या होता है, एनर्जी बनाना।
इनका मेन पर्पस एनर्जी बनाना होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी ऐसी कार्बन की कंपाउंड, मतलब कोई भी ऐसा कार्बन का कंपाउंड जो इस प्रोसेस में एंटर करके एनर्जी बना सके, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब हर वो कार्बन कंपाउंड जो इसमें एंटर कर जाए, इन रिएक्शंस में जाकर एनर्जी बना सके, उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, मैं बात करता हूं प्रोटीन्स की, मैं बात करता हूं फैट की, और मैं कुछ एसिड होते हैं सेल के अंदर जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये चार कंपोनेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर, ध्यान से सुने बेटा, जो इसके अंदर जाकर, इन स्टेप्स के अंदर जाकर एनर्जी बना सकते हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन कंपाउंड, या एनसीईआरटी लिखती है कार्बन का स्केलेटन होना चाहिए, विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी, विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी बना सकते हैं इनके अंदर एंटर करके। जो नहीं कर सकता वो नहीं होगा। मतलब आप समझे, सेल ने क्या किया, सेल ने कुछ कॉमन रिएक्शंस इवॉल्व कर लिए। हर कोई उन रिएक्शन में जाकर एनर्जी बना सकता है। हर कोई मतलब जो है ये पॉसिबल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोज का एनर्जी बनाने का प्रोसेस अलग है, प्रोटीन का अलग है, फैट का अलग है, ऑर्गेनिक एसिड का अलग है। सबको उन्हीं रिएक्शंस में जाकर एनर्जी बनानी पड़ती है, इससे कॉमन रिएक्शंस बन जाते हैं। जो भी चीज इन रिएक्शन में जा सकती है उन्हें हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और जो नहीं जा सकती हम कहेंगे वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि विटामिन्स नहीं एंटर कर सकते इसके अंदर। उसके अलावा बेटा हम लिख सकते हैं हॉर्मोन्स से एनर्जी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, क्लियर। मिनरल्स मतलब सोडियम वगैरह, वो इन रिएक्शंस में कुछ और काम कर रहे होंगे पर एनर्जी नहीं बना रहे होंगे डायरेक्टली। वाटर, तो ये चार कंपोनेंट ऐसे हैं जो इसमें एंटर करके एनर्जी नहीं बना सकते। तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है और ये मेरे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ये आपको समझ आना चाहिए। मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कोई ऐड आए, मतलब आप कह रहे हैं कि भाई ये च्यवनप्राश खा रहे हैं, सोना चांदी हम, तो आप जरा खुद से सोचिए कि गोल्ड हमारी बॉडी में, या हम मान लो बॉडी में गोल्ड खा लें, तो गोल्ड हमारी बॉडी में कोई काम नहीं कर रहा है। रीजन है क्योंकि गोल्ड के लिए कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो आप उसी चीज का अपनी बॉडी में यूज कर सकते हैं जिसका रिएक्शन आपके सेल्स में है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी खा लीजिए यूज हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि सेल के अंदर ऑलरेडी रिएक्शंस हैं जो इसके अंदर जाकर एनर्जी बनाएगा, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो नहीं बनाएगा दैट इज नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर हो गई बात? ठीक है, डन। आगे चलते हैं और नेक्स्ट सीखेंगे कि क्या हमारे पास जो प्लांट है, ध्यान से सुने बेटा। अब हमने यहां पर यह सीख लिया कि रेस्पिरेशन जो होगा बेटा, रेस्पिरेशन जो होगा, ध्यान से सुने, हम ये लिख रहे हैं कि एनिमल हो या प्लांट हो, एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों को हमें एनर्जी की नीड है। दोनों को किसकी नीड है? एनर्जी की। इसका मतलब दोनों में रेस्पिरेशन होता है। दोनों में क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन को कहीं ना कहीं हम किससे रिलेट करते हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिलेट कर रहे हैं दोनों को। किससे रिलेट कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे एनिमल में प्रॉपर हमारे पास लंग्स हैं, डज प्लांट हैव दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्या प्लांट में उस तरीके का कोई सिस्टम है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्लांट में क्या लंग्स वगैरह हैं, या अगर प्लांट में लंग्स नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों वो उतना ब्रीद नहीं करते। तो जो डिस्कशन हमारा है वो ये है बेटा, डिस्कशन ये है कि जो प्लांट है हमारे पास उसमें क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो हम लिख रहे हैं कि वाई प्लांट लैक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है किसके जैसा? लाइक लंग्स। लंग्स के जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास प्लांट में नहीं है। तो उसका हम रीजन देख रहे हैं क्यों नहीं है। मतलब सबसे पहला देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ऑक्सीजन पहुंचाता है। बेसिकली क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है आपको।
तो अगर ऑक्सीजन की बेटा नीड हमारे पास कम हो, क्योंकि आप एक चीज समझिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्लांट की एनर्जी की नीड कम है। प्लांट की क्या है, एनर्जी की नीड कम है बेटा, एनर्जी नीड लेस है। अगर प्लांट की एनर्जी की नीड कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सोचो खुद से। इसका मतलब यह हुआ कि उसको फिर लेस ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो उसको पहले तो ऑक्सीजन ही कम चाहिए, एज कंपेयर टू एनिमल कम ऑक्सीजन चाहिए। यहां तक समझ आ रही है। दूसरी चीज बेटा, सेकेंड चीज क्या है कि प्लांट का, हमारे पास प्लांट का बहुत सारा पार्ट, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं ट्री बनाता हूं, ये देखो, मान लो मैं ट्री बना देता हूं, ये देखो ट्री बना दिया। अब इस ट्री में जो स्टेम होती है उसके अंदर का पार्ट डेड है, तो जो इनको ऑक्सीजन चाहिए पार्ट वो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब सरफेस पर ही है, तो ज्यादा डीप पार्ट है नहीं। क्योंकि अगर आप देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजन देता है ताकि वो डीपर टिश्यूज तक ले जाए। लेकिन प्लांट के केस में हमारे पास ये जो है हमारे पास, ये जो भी मतलब है, मतलब लिविंग टिश्यूज, ये सरफेस पर है। तो हम ये लिख रहे हैं कि जो लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है वो डीप नहीं है, नॉट डीपर। ठीक है, वो कहां पर है, ऑन सरफेस, वो सरफेस पर है। और बाकी का काम किससे हो जाता है, बाय डिफ्यूजन। तो बाय डिफ्यूजन हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय डिफ्यूजन गैसेस की मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि चीजें कहां पर हैं, सरफेस पे हैं। और मैनी पार्ट्स ऐसे हैं जो अपनी खुद का ऑक्सीजन बना लेते हैं, जैसे लीफ। जैसे लीफ जो है हमारे पास, उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, देखो वो खुद से ऑक्सीजन बना रही है, रात में चाहिए वो एक अलग चीज है। दूसरा, हमारे पास स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं जहां से ऑक्सीजन एंटर कर जाती है। ठीक है, क्लियर। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, मैनी प्लांट पार्ट जो है कैन टेक केयर O2 रिक्वायरमेंट, O2 की जो रिक्वायरमेंट है खुद से, देमसेल्फ। ये चीज समझ आ रहा है बेटा। जैसे कि लीफ, देख लो ध्यान से, तीन रीजन जो प्रॉपरली बोल रहे हैं। पहला, प्लांट की एनर्जी की नीड कम है इसलिए उसको ऑक्सीजन कम चाहिए। दूसरा, डीपर पार्ट जो है डेड है, तो जो भी पार्ट है जहां ऑक्सीजन चाहिए वो सुपरफिशियल है। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो अपना ऑक्सीजन का नीड पूरा कर सकते हैं, चाहे लाइक लीफ, और डिफ्यूजन से एयर मूव कर जाती है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पर हमने बात किया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। फिर हमने बात किया है बेटा कि प्लांट की जो ब्रीदिंग, हम कह रहे हैं कि प्लांट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा है नहीं, और जो भी है वो डिफ्यूजन से काम चल जाता है, तो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं चाहिए। अब हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, हम अब क्या करेंगे, क्योंकि हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉपर ऑक्सीडेशन पढ़नी है इस चैप्टर में। तो मैं क्या पढ़ने वाला हूं, देखो जरा, टॉपिक का बैकग्राउंड लो और ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम इस चैप्टर में कैसे मूव करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। हम ये कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम इसमें एक रेस्पिरेशन पढ़ें सेल के अंदर। सेल के अंदर हम एक रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस क्यों नहीं पढ़ते, वो देखते हैं हम। देखो सबसे पहले ये समझो, मान लो ये सेल है हमारे पास, तो इस सेल के अंदर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इस सेल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ध्यान से देखें, तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं, इस चीज को समझो, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर मुझे रेस्पिरेशन पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द सेल यूज ग्लूकोज, चाहे वो उसके अंदर बन रहा हो चाहे बाहर से आ रहा हो। अंदर किस में बनेगा, लीफ सेल में। तो जैसे हम क्या पढ़ेंगे, हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं ग्लूकोज की, तो हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, उसमें हमारे पास पाइरूवेट बनता है। अब जरा कुछ चीजें समझना आप, पाइरूवेट बन गया मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा। ग्लूकोज 6 कार्बन है, पाइरूवेट 3 कार्बन है। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ऐसे दो मॉलिक्यूल बन गए। अब मेरी बात समझो, हम कह रहे हैं कि हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, पर ऑक्सीडेशन में CO2 बननी चाहिए। ये चीज समझ आ रहा है। लेकिन यहां पर आप अगर ध्यान से देखें, ये 3 कार्बन है, दो मॉलिक्यूल, कोई CO2 नहीं बनी। तो अगर CO2 नहीं बनेगी तो ऐसी ऑक्सीडेशन को हम कहेंगे, ऐसी ऑक्सीडेशन को कहेंगे कि एक तरीके की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, CO2 बनी नहीं। ये चीज समझ आ रहा है।
तो सबसे पहला प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन का है वो हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। और अगर आप ध्यान से देखो इसको मैं कहां बना रहा हूं, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन कैसे होगी। इस पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ये डिपेंडिंग ऑन सेल अलग अलग तरीके से होती है। ये डिपेंडिंग ऑन सेल अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप से होती है। दिस पाइरुवेट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये एंटर कर सकता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर इस पाइरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और 3 CO2 बनते हैं पर पाइरुवेट। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं किसका, उस कंपाउंड का जिसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह सकते हैं। जैसे कि कार्बन की चेन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैज टू बी ऑर्गेनिक, कार्बन की चेन होनी चाहिए। अब ये जो कार्बन की चेन है ग्लूकोज, इसको आपने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया एक प्रोसेस में जिसे आप ग्लाइकोलिसिस कहते हो, मतलब ग्लूकोज को तोड़ दिया। ग्लाइकोलिसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन कर दिया आपने। इसमें हमने कहा कि यार ऑक्सीडेशन कहां हुई, CO2 तो बना नहीं, इसमें एक तो एनर्जी बनी, डेफिनेटली एनर्जी बनी है हमारे पास। उसके अलावा जो कंपाउंड बना है उसमें ऑक्सीडेशन हुई है, पर ऐसी ऑक्सीडेशन जिसमें CO2 ना बने उसे पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमने कहा ठीक है पार्शियल हुई, फिर इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हम कहां ले गए, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पर हमारे पास कुछ रिएक्शंस चलेंगे जो हम देखेंगे। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इसको कहीं और ले जाए, जैसा हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन में करते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अलग तरीके से जाएंगे, ये तरीका नहीं होगा। तो हम अब क्या करेंगे, एक ग्लूकोज लेंगे, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे पाइरुवेट में और फिर देखेंगे कि उसका एरोबिक और एनारोबिक में फेट क्या होता है। क्लियर है? ये चैप्टर अब आपको बेसिकली कहां लेकर जा रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन कैसा है ये उस पर बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात? ये बात कर रहा है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन पर। क्लियर? डन? ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे पहला, सेलुलर मतलब सेल के अंदर होने वाला ऑक्सीडेशन, सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, जिसकी हम डिटेल अब पढ़ने वाले हैं, जिसे हम नाम देते हैं बेटा EMP पाथवे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस और इसे हम नाम देते हैं EMP पाथवे। सबसे पहले इनके बारे में मुझे क्या पता, देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि टॉपिक में आपको कई बार समझ नहीं आता क्वेश्चंस क्या आएंगे। सबसे पहले आप सोचो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं, ग्लूकोज को चाह रहे हैं ऑक्सीडाइज करना। और ये हम कहां कर रहे हैं, पहले स्टेप जिसका नाम ग्लाइकोलिसिस है। ध्यान से देखें बेटा ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आपको क्या आना चाहिए। ये टॉपिक आप जब कवर कर लोगे, ध्यान से सुनो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या है। मतलब आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या है। समझ आ रहा है ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, इनमें से कितने स्टेप हैं टोटल, उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं और वो स्टेप रिवर्सिबल कौन से हैं उसमें। दूसरा, कितनी ATP इस प्रोसेस में बन रही है। हम ये जानना चाहेंगे क्या ऑक्सीजन CO2 बनेगी कि नहीं, और एक कंपाउंड है NaDH, उसका क्या हुआ, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। क्लियर? और व्हाट इज कॉमन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस टॉपिक के बाद आपको आने चाहिए। ग्लाइकोलिसिस के बाद मैं एक एक चीज आपको यहां पर सिखाना चाह रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जो आपको आना चाहिए बेटा, वो आप देख लें, जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक बार देख लें। मैं जो आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली है होता क्या है। देखिए इस चीज को, कुछ चीजें जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। देखो मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने एक कंपाउंड A है, इस A कंपाउंड को मैं आपको ये बता रहा हूं कि एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, एनर्जी हमारे पास, एनर्जी कैसे फॉर्मेशन रेस्पिरेशन में, उसको लेके मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इन रेस्पिरेशन एक एक बेसिक चीज सिखाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए स्टेप्स में हो क्या रहा है। ठीक है, एक बेसिक सा पॉइंट है जो आपको समझ आए, बता देगा कि हो क्या रहा है। ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपाउंड A है, उसको मैंने कन्वर्ट किया कंपाउंड B में। अगर एनर्जी बनी तो वो एनर्जी कहां यूज होगी देखना। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं, मैं कहता हूं एक कंपाउंड A है, उसको आपने कन्वर्ट किया कंपाउंड B में। पहले जरा ये देखो, सबसे पहले ये देखो बेटा, ADP हमारे पास होता है, ध्यान से देखना, ADP होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
उसके साथ अगर मुझे फॉस्फेट जोड़ना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। और साथ में क्या बन जाएगा? एटीपी। क्या बन जाएगा? एटीपी। और पानी बनता है बेटा साथ में, जब बॉन्ड जुड़ता है इनके बीच में तो पानी बनता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपको एडीपी से पीआई जोड़कर एनर्जी मतलब आपको देनी पड़ेगी इसको बॉन्ड जोड़ने के लिए, तब आपके पास एटीपी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ एटीपी से जब ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये चीज समझ आ रही है? इसका मतलब एडीपी और पीआई के बीच का बॉन्ड जो है वो जोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अब ध्यान से सुनना जो समझाऊंगा। देखो, हम इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन। पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या करता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ ये एनर्जी बनाता है। तो मैं कह रहा हूं ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी बना रहा है। ये चीज समझ आ रही है? एनर्जी बना रहा है। जो एनर्जी बनती है उसको मैं दो फॉर्म में स्टोर कर सकता हूं। एक फॉर्म हो गई, आप एडीपी प्लस पीआई के बीच का बॉन्ड जोड़ के एटीपी बना दो। एक फॉर्म तो ये हो गई। मतलब ऑक्सीडेशन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें आप एनर्जी दो फॉर्म में आप कर सकते हो। एडीपी प्लस पीआई से आप एटीपी बना सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो? ध्यान से सुनेंगे। एक तो ये तरीका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर कर ली हमने। एनर्जी क्या कर ली? स्टोर कर ली। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? याद करो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? किसी के इलेक्ट्रॉन्स निकालना। मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? किसी के इलेक्ट्रॉन्स आप हटा रहे हो, है ना? उसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन में एक कंपाउंड आप ये बना सकते हो, NAD। समझो इस बात को, NAD। ठीक है, NAD प्लस मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके साथ आप दो इलेक्ट्रॉन और H प्लस जोड़ के NADH बना सकते हो। तो आपको यहां पर यह सीखना है, इस चैप्टर में यह सीखना है कि इस चैप्टर में जो एनर्जी बनेगी उसको आप दो तरीके से स्टोर कर सकते हो। एक एटीपी जिसमें प्योरली एनर्जी स्टोर है, एक NADH जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर है और बाद में एनर्जी बनाएंगे। मतलब हम ये कहेंगे इस चैप्टर में आप क्या करोगे? एनर्जी दो फॉर्म में बना रहे हो। एक वो जो डायरेक्टली प्रॉपरली एनर्जी की फॉर्म बन गई, दूसरी फॉर्म यह है कि जब आप किसी को ऑक्सीडाइज करोगे उसके इलेक्ट्रॉन निकालकर किसको दे दोगे? NAD प्लस को दे दोगे। ये NAD प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। फ्यूचर में इस NADH से फिर एनर्जी बनाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ, इस पूरे चैप्टर में आप ऑक्सीडेशन पढ़ोगे। उस ऑक्सीडेशन से बनने वाली एनर्जी को मैं दो तरीके से बनाऊंगा। एक फॉर्म हो गई, मैं डायरेक्ट एटीपी बना लूंगा। इस डायरेक्ट एटीपी को हम नाम देते हैं, इस डायरेक्ट एटीपी को हम नाम देंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये डायरेक्ट एटीपी है बेटा, इसको हम नाम देंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये नाम देने वाला हूं मैं। क्लियर? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये नाम दूंगा मैं इस डायरेक्ट एटीपी को। क्लियर हो गई बात? डायरेक्ट एटीपी को नाम दूंगा मैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा मेरे पास क्या आएगा? दूसरा मेरे पास आएगा बेटा इनडायरेक्ट एटीपी। इनडायरेक्ट एटीपी का मतलब ये हुआ, पहले NADH बनेगा ऑक्सीडेशन से। व्हाट इज NADH? NADH के पास उस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन है जिसकी आपने ऑक्सीडेशन करी। अब ये NADH अपनी एनर्जी बनाने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो आपको ये सीखना है यहां पर, आपको ये सीखना है बेटा यहां पर कि जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी ऑक्सीडेशन से बनेगी वो दो फॉर्म में स्टोर हो रही है। एक फॉर्म एटीपी है, दूसरी फॉर्म हमारे पास क्या है? NADH है। एटीपी वो फॉर्म है, ध्यान से सुनेंगे, एटीपी वो फॉर्म है हमारे पास जो रेडी है यूज करने के लिए। NADH रेडीली यूज नहीं होता, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर उससे एनर्जी बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा हुआ ना कि ऑक्सीडेशन हुई, हमने जो एनर्जी बनी। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी ऐसा रिएक्शन पढ़ें, ध्यान दे इस बात को बेटा, कोई भी ऐसा रिएक्शन पढ़े यहां पर, इस चीज को देखें आप, इस चीज को देखेंगे एक बार ध्यान से देखिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लो मैं कहता हूं A से B में ऑक्सीडेशन हुई है, तो यहां से जो NAD प्लस आप इसके साथ जोड़ें और वो NADH बन जाए,
तो इसका मतलब ये वाले स्टेप में क्या हुई, आप खुद से सोचो इस बात को बेटा। ए से बी में ऑक्सीडेशन हुई है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास मिला, तो यहां पर क्या हुई है, ये रिडक्शन हुई है। और फिर ये जो NaDH बना, इसका मतलब NaDH के पास इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ए के। अब ये NaDH जाएगा एनर्जी बनाने के लिए कहां, इस ऑर्गेनल में, इस ऑर्गेनल में जाएगा, या इस ऑर्गेनल में यहां पर एक सिस्टम होता है ETS, वो एनर्जी वहां बनेगी। तो आपको दिमाग में बिठाना है, एनर्जी दो फॉर्म में बना सकते हैं, एक ATP और एक NaDH। वो डायरेक्टली रेडी है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, NaDH की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद तो कैसे बना है, ऑक्सीडेशन से बना है, मतलब इसकी रिडक्शन से बना है। फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, समझ रहे हो, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे किसमें, किसमें निकालेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसको वापसी कन्वर्ट कर देंगे Na+ में। तो फिर जाओ और फिर इलेक्ट्रॉन लेके आ, ऐसा कुछ करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। ये बैकग्राउंड है जो आपको समझ आना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस जो एनर्जी बनाने को लेके है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, और इसको हम नाम देते हैं EMP पाथवे। तो सबसे पहले क्या ग्लाइकोलिसिस के लिए याद रखना आपने, ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैंने ये एक सेल ड्रॉ कर दिया, ये एक सेल ड्रॉ कर दिया, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। इसमें मेरे पास ये ग्लूकोज है। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से हम लोग पाइरुवेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पाइरुवेट। तो देखो क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला, ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन, सबसे पहले ये दोनों में होता है बेटा, अकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों में होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल में होता है। ये दोनों तरह के सेल में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। दूसरा, अगर आप देखो इसकी लोकेशन कहां है, इसकी लोकेशन है साइटोप्लाज्म। इसकी लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म, समझो इस बात को, साइटोप्लाज्म है लोकेशन। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, हम लिख रहे हैं ब्रेकडाउन, अगर हम प्रॉपरली बोले तो ग्लाइकोलिसिस इज अ बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये कैसा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस। और ये कैसा ऑक्सीडेशन है, पार्शियल। कैसा ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझो। हम ये कह रहे हैं बेटा कि हम डिटेल ऑफ ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में होता है। इसकी लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। इसकी लोकेशन क्या है बेटा, हमारे पास साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। और ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब इसमें हमारे पास कोई CO2 नहीं बन रही है, नो CO2 फॉर्म, कोई CO2 बनी नहीं है ना, कोई CO2 नहीं बनी। तो इसमें ग्लूकोज की हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड हमने नहीं बनाई, कोई कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हमने फॉर्म नहीं करी। समझ आ रहा है बेटा, कोई CO2 हमने या नहीं बनाई। तो ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गई, कोई CO2 हमने नहीं बनाई। दूसरी चीज आप याद रखोगे बेटा, इसमें मेरे पास ATP एंड NaDH बना, देख रहे हो, दोनों फॉर्म एनर्जी की बनी, ATP और NaDH बनेगा, ये चीज याद रखेंगे। टोटल बेटा इसमें 10 रिएक्शंस हैं, जिन्हें मैं 10 स्टेप कहता हूं, और 10 ही एंजाइम चाहिए। टोटल स्टेप ग्लाइकोलिसिस में 10 है, उसमें से फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में करा सकता है, बाकी सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं। तो आपको ये समझना है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होने वाला ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है, जिसमें बेसिकली हम ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि जो पाइरुवेट बनता है वो 3 कार्बन का है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो कोई CO2 बनती नहीं है। ये ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन है। यहां तक समझ में आ रही है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में होता है, वायरस में नहीं होगा, क्योंकि वायरस एनर्जी के लिए कंप्लीटली होस्ट सेल पे डिपेंड होता है। इसलिए वायरस को हम इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी एनर्जी बनाने वाला बेसिक प्रोसेस नहीं होता। तो ये वायरस में बेटा हमारे पास नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है हमारे पास
ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है ना, ग्लूकोज से पाइरुवेट वाला हमारे पास कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये आपको समझ आनी चाहिए। अब इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ईएमपी पाथवे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा ईएमपी पाथवे। ध्यान से सुने, देखिए हम ग्लाइकोलिसिस को नाम भी देते हैं ईएमपी पाथवे। तो ईएमपी का मतलब साइंटिस्ट का नाम एम्बिडिन मेयरहॉफ, ठीक है, परनास, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया। तो ये ईएमपी जो है इसका अनदर नेम है। तो ये नेम ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया इसको, नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया पाथवे वर्कआउट किया। हम डिस्कवर की जगह कहते हैं वर्कआउट करना, डिस्कवर्ड ग्लाइकोलिसिस। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, डिस्कवर्ड किया ग्लाइकोलिसिस को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है एक्चुअल में, क्या होता है प्लांट के केस में, ध्यान से सुनेंगे, प्लांट के केस में फूड जो है वो कौन बनाती है, लीफ। तो जो लीफ का सेल होता है उसने फूड बनाया किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज से ट्रांसपोर्ट की जो फॉर्म होती है, जो मैं रूट तक लाता हूं, मान लो मैं रूट सेल तक लाया, तो रूट सेल तक हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट की फॉर्म आती है जिसे मैं सुक्रोज कहता हूं। सुक्रोज 12 कार्बन है। सुक्रोज कितना है, 12 कार्बन है। ग्लूकोज मेरे पास 6 कार्बन है। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि लीफ के अंदर हमारे पास ग्लूकोज बनता है और रूट सेल में अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है उसको, तो सुक्रोज की फॉर्म में करूंगा। सुक्रोज मेरे पास 12 कार्बन है। तो सुक्रोज जब सेल में आता है, सुक्रोज सेल में आता है तो मेरे पास वो टूटता है बेटा दो फॉर्म में। एक टूट जाता है वो ग्लूकोज में, क्योंकि सुक्रोज डायासेक्राइड है। डायासेक्राइड मतलब 6 कार्बन की शुगर का बना है। तो सुक्रोज ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, इन दोनों में टूट जाता है बेटा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूट गया और दोनों ये 6 कार्बन के, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये आइसोमर है। ठीक, ये दोनों आइसोमर है। इसके लिए एक एंजाइम होता है, एक्चुअल में एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। ये नाम क्यों आया, ये बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। म्यूटा रोटेशन करके टॉपिक होता है कि ये इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं सुक्रोज को, तो वो चीज वहां डिस्कस कर सकते हैं। तो सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम ने ब्रेक किया 6 कार्बन की 2 शुगर में। ये दोनों शुगर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकती है। बोथ कैन एंटर, बोथ कैन एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस। दोनों एनर्जी बनाने के लिए कहां एंटर कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस का जो पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को क्या कर सकता है, ग्लाइकोलिसिस में एंटर करवा सकता है, या दोनों को यूज कर सकता है। हम इसको ऐसे समझेंगे, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को यूज कर सकता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है। फ्रक्टोज नॉर्मली मुझे फ्रूट में मिलता है, इसलिए हम कहते हैं फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है। क्लियर आ रही है बेटा, बात समझिए, ठीक है। अब हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप देखेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे। पहले ये हो क्या रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स की, बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, हमने बात करी थी लोकेशन की। हमने क्या कहा था, टोटल कितने एंजाइम बताए थे बेटा, टोटल मैंने इसमें 10 एंजाइम बताए, 10 एंजाइम, ठीक है। मुझे ये करना है, यहां पे मुझे ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है उसको 10 स्टेप के बाद 10 स्टेप करने हैं। 10 स्टेप के बाद 2 पाइरुवेट बनाने हैं, और इस पाइरुवेट में एक तरीके से पार्शियल ऑक्सीडेशन हुई है ना, क्योंकि CO2 तो बना नहीं, ठीक है। तो कौन से ऐसे 10 स्टेप है समझेंगे। पहले क्या करते हैं बेटा, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सारे स्टेप्स को लाइन वाइज समझेंगे। एंजाइम के बारे में देखो हमें क्या करना होता है, हमें पढ़ना क्या होता है, ये चीज समझो। जब हम कोई स्टेप पढ़ते हैं, जब भी हम कोई स्टेप पढ़ेंगे तो स्टेप में आपको क्या जानना होता है, सबसे पहले उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मतलब चेंज क्या हो रहा है उसके बारे में जानो, बदलाव क्या हो रहा है उसके बारे में जानो, ठीक। अगर उस चेंज का रीजन जान सकते हो तो अच्छा है, लेकिन आपके सिलेबस में नॉर्मली स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो पहले चेंज के बारे में जानो। फिर जानो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, एंजाइम इन्वॉल्व जानो, और फिर जानो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। एक्चुअल में क्या है, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप है, ठीक है।
आपको नॉर्मली नीट के लिए सारे एंजाइम याद नहीं करने होते, जो करने हैं मैं बता रहा हूं। तो आपको चेंज जानना है किस स्टेप में क्या हो रहा है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं इनको जानना है, और आपको किसको जानना है, प्रोडक्ट को जानना है। ये चीज क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर है। तो ये आप पढ़ोगे किसके अंदर, स्टेप्स पढ़ने वाले हो किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस में आप ये स्टेप्स पढ़ोगे, पर स्टेप्स के अंदर आप ये चीज ध्यान रखना, हमें ये समझ आना चाहिए, क्लियर, ये समझ आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक एक स्टेप को आपको समझाने जा रहा हूं, एक एक स्टेप को समझाने जा रहा हूं, फिर उसको समराइज करूंगा, है ना। एक एक स्टेप को आपको समझा के पहले समराइज करूंगा। तो ध्यान से देखें बेटा, स्टेप 1 ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला स्टेप, दिस इज स्टेप 1। हमने स्टेप 1 की बात कर ली। मान लीजिए स्टेप 1 को ए लिख रहा हूं, तो मेरे पास ग्लूकोज कितने कार्बन है, ग्लूकोज इज ऑफ 6 कार्बन। अगर आपको कोई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाए तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ग्लूकोज का, ठीक है। और उस पर मेरे पास हाइड्रो, ये बाकी चीजें अटैच होती हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ CH2OH होता है, दिस इज HOH, OH, HOH, और दिस इज OH, या हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वो अल्फा और बीटा डी करके होता है। तो ये मान लीजिए ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, है ना। आपको दिखना चाहिए, ग्लूकोज समझ आना चाहिए। अब इस ग्लूकोज में अगर मैं नंबर डालूं कार्बन पे, दिस इज 1 कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। देखो ग्लूकोज का दो तरीके का स्ट्रक्चर है, एक ओपन चेन है और एक इस तरीके से रिंग फॉर्म होती है। तो ये आपके सामने ग्लूकोज है। आपको ये समझ आना चाहिए कि जो 6th पोजीशन है वहां फॉस्फेट जोड़ना है। देखो हम क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस के इनिशियल 3 स्टेप एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज में आते हैं, मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूं, बाद में बनेगी एनर्जी, मतलब शुरुआत में मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है ग्लाइकोलिसिस में। इसीलिए एक साल, एक ईयर में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि मेरे पास अगर बिल्कुल एटीपी नहीं है सेल में तो क्या प्रोसेस नहीं हो सकता ग्लाइकोलिसिस। ये चीज समझ पा रहे हो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट नहीं हो सकती बिना एनर्जी के। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है आप समझे ध्यान से। मैंने ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बार फिर ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको प्रॉपरली दिखे ये, है ना। एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, आप एक बार एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये मेरे पास ग्लूकोज की रिंग है, ग्लूकोज एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, इस तरीके से मेरे पास ये अटैच है, दैट इज CH2OH, दैट इज OH, OH, ऊपर क्या रखेंगे बेटा, मान लो ऐसे H और OH, और यहां पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज ग्लूकोज, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अब मैं इस ग्लूकोज पर क्या करूंगा बेटा, ग्लूकोज पे क्या करूंगा, इस पोजीशन पर फॉस्फेट जोड़ूंगा, 6 पोजीशन पर। और हम क्या कर रहे हैं बच्चे, समझो ध्यान से, हम पहले स्टेप में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले कुछ स्टेप हमारे पास खर्चे के होंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप समझो इस बात को, ग्लूकोज जो है उसकी 6th पोजीशन पर फॉस्फेट जोड़ना चाह रहे हो। वो कैसे करोगे जरा देखना। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 6th पोजीशन पर फॉस्फेट आया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिख दिया मैंने ऐसे, मतलब 6th पोजीशन पर फॉस्फेट आ गया। नॉर्मली क्या होता है बेटा, फॉस्फेट अपने आप से नहीं आता, किसी को डोनेट करना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है, क्योंकि फॉस्फेट के साथ बॉन्ड इजीली बनता नहीं। तो वो फॉस्फेट ये देगा एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है ट्राई फॉस्फेट, है ना, ट्राई एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एटीपी का फॉस्फेट इस पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस पोजीशन पर फॉस्फेट जुड़ गया, क्लियर। अगर एटीपी में से फॉस्फेट हटा तो एडीपी बन गया। अब आप एक चीज सोचो ध्यान से, एटीपी का फॉस्फेट वाला बॉन्ड टूटा तो एनर्जी क्या थी, बनी, इसीलिए हम कह रहे हैं एनर्जी लगी। तो इस स्टेप में हमने क्या हुआ, एटीपी ने अपना बॉन्ड तोड़कर वो एनर्जी और फॉस्फेट ग्लूकोज पे जोड़ दिया, क्लियर। और क्या बन गया हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आपको ये याद करना है बेटा कि जो एंजाइम है हमारे पास, जो एंजाइम है वो एंजाइम बेटा याद रखो कि जब भी एटीपी इन्वॉल्व होगा आप काइनेज पढ़ोगे एंजाइम का नाम।
क्या पढ़ोगे? काइनेस। जब भी एटीपी इन्वॉल्व होगा तो एंजाइम का नाम आप क्या पढ़ने वाले हो? काइनेस। ध्यान रखना बेटा, जब भी एटीपी इन्वॉल्व होगा तो एंजाइम का नाम आप पढ़ोगे काइनेस, क्योंकि इस स्टेप में ग्लूकोज और फ्रक्टोज कोई भी आ सकता था, इसलिए एंजाइम का नाम रहेगा 6 कार्बन की शुगर को लेके हेक्सोकाइनेज। तो याद ये रखो, दिस इज एंजाइम जो ये स्टेप कराता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? मैंने ग्लूकोज पे फॉस्फेट जोड़ा, तो इस स्टेप का नाम हम क्या रखेंगे? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। तो जब हमने डिस्कस किया था, हमने यही बोला था ना आपको, हमने जब डिस्कस किया था बेटा, हमने यही कहा था आपको कि क्या पढ़ना है। आपको सबसे पहले चेंज पता होना चाहिए, फिर एंजाइम इन्वॉल्व, फिर प्रोडक्ट। तो अगर आप देखो यहां पर चेंज क्या है, ग्लूकोज की हमने फॉस्फोराइलेशन करी है। व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो मैंने ग्लूकोज की क्या करी? फॉस्फोराइलेशन करी, विच इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट। मैंने क्या किया? एडिशन ऑफ फॉस्फेट किया। किस पे? ग्लूकोज पे। उसके लिए एंजाइम का नाम पता होना चाहिए। जब भी एटीपी इन्वॉल्व होगा काइनेस, तो हेक्सोकाइनेस। हेक्सो का मतलब 6 कार्बन की शुगर थी, इसलिए हेक्सोकाइनेस। एटीपी सॉरी फॉस्फेट किसने दिया? एटीपी ने। इसका मतलब फॉस्फेट जोड़ने के लिए एनर्जी भी चाहिए थी, एटीपी ने अपनी एनर्जी और फॉस्फेट दे दिया। ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। इस पहले स्टेप में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एंटर कर सकते हैं। अब जरा सेकेंड स्टेप देखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिटेल बताते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो चीजों के साथ। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था, ग्लूकोज से हम एटीपी अपनी फॉस्फेट दे रहा है उसे, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है? एडीपी बन रहा है। साथ में हमारे पास क्या बन रहा है? एडीपी बन रहा है। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है? सेकेंड स्टेप। और इसमें एंजाइम कौन सा था बेटा? हेक्सोकाइनेस। और प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा था? याद करो, प्रोसेस का नाम था फॉस्फोराइलेशन। नाउ फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला भी है, ग्लाइकोलिसिस के इनिशियल 3 स्टेप या 4 स्टेप जो है एनर्जी नहीं बना रहे, तो मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है शुरुआत में, फिर बन रही है तो ज्यादा बन रही होगी डेफिनेटली। फिर आ जाते हैं ग्लूकोज, सेकेंड स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये कितने कार्बन का है बेटा? 6 कार्बन का है अभी भी। इसको मैं आइसोमर में कन्वर्ट करूंगा। नाउ व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर का मतलब होता है फॉर्मूला सेम डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। खाली मैं उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमर है बेटा, स्ट्रक्चर अलग है। अगर आपको याद हो, ग्लूकोज की रिंग ऐसी थी, इस तरीके की थी। फ्रक्टोज की रिंग ऐसी होती है, ये रिंग के नाम होते हैं बेटा, इसे पायरान कहते हैं। तो ऐसी रिंग को ऐसी रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर अलग कर रहा हूं। तो फॉस्फेट एक 6 पोजीशन पर इसमें भी है, इसमें भी, तो बेसिकली स्ट्रक्चर में अलग कर रहा हूं। तो अगर इस प्रोसेस का नाम लिखें, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड का अगर हम नाम लिखें तो मैं क्या लिखूंगा? मैं नाम लिखूंगा यहां पर आइसोमराइजेशन। आइसोमर बना रहे हैं बेटा, आइसोमराइजेशन बोलेंगे, क्लियर। और एंजाइम का नाम भी क्या आएगा? आइसोमरेज। तो एंजाइम का नाम आएगा फॉस्फोग्लूको। फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट था, किस पे था? ग्लूको पे था। और आइसोमरेज मतलब रिएक्शन कर रहा था। तो ये हो गया एंजाइम का नाम, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। तो हम क्या पढ़ते हैं? क्या प्रोसेस है, क्या एंजाइम का नाम है, क्या प्रोडक्ट है। तो सेकेंड स्टेप में सिंपल मैंने आइसोमर बनाया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करा? आइसोमर बनाया। ये चीज समझ आ रहा है। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा? मैं एक एटीपी और खर्च करूंगा और फिर से फॉस्फोराइलेशन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर फिर से एक फॉस्फेट जोड़ना चाह रहा हूं। एक्चुअल में पहले हमने 6th पोजीशन पर जोड़ा था, अब मुझे फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ग्लूकोज को उस स्टेज में ला सकें जहां से वो एनर्जी बनाने के लिए रेडी हो जाए। तो शुरू में एनर्जी देकर उस पर खर्चा किया जा रहा है ना, शुरू में एनर्जी देकर क्या किया जा रहा है? खर्चा किया जा रहा है। बहुत सारे बात समझ गए होंगे कि इनिशियली खर्चा किया जा रहा है, बाद में बेनिफिट लेंगे, है ना। ये चीज समझ आ रही है? ठीक।
ये चीज क्लियर है? हाँ, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कितने कार्बन है? 6 कार्बन, ठीक है। वहां से हमारे पास, वहां से हम क्या करेंगे? फिर से फॉस्फोराइलेशन करेंगे, दैट इज थर्ड, दैट इज हमारे पास फॉस्फोराइलेशन, फिर से फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ आई मेरी बात, फॉस्फोराइलेशन कौन सा एंजाइम करता था? काइनेज, तो काइनेज लिख दो, ठीक है, काइनेज लिख दो। और कौन सा काइनेज? फ्रक्टोज वाला, तो फ्रक्टो पूरा नाम है साथ में काइनेज, तो फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहां पर क्या खर्च कर रहे हो? एटीपी, क्योंकि कहां से फॉस्फेट आया? एटीपी से। और यहां पर जो कंपाउंड बना आप खुद से देखो, फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, ध्यान से देखें, फ्रक्टोज 16 बिस का मतलब 2 डाई बिस फॉस्फेट, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया जो प्रोडक्ट बना। अब मेरी बात समझे ध्यान से, हमने 3 स्टेप पढ़े अभी तक 10 में से। पहले स्टेप में हमने एटीपी खर्च किया, दूसरे स्टेप में हमने आइसोमर बनाया, और तीसरे स्टेप में फिर से एटीपी खर्च किया। पहला फॉस्फोराइलेशन, दूसरा आइसोमराइजेशन, तीसरा फॉस्फोराइलेशन। 2 काइनेज थे, और हमेशा याद रखना बेटा, जब भी काइनेज होता है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए Mg+2 चाहिए। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में केमिस्ट्री में आया था कि Mg+2 चाहिए हमारे पास किसको, है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल बायोमोलिकुलर का क्वेश्चन आया था, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हेक्सोकाइनेज को चाहिए, ऐसा कुछ, है ना। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 2020 में, ठीक है। अब जरा आगे देखो, 4 स्टेप की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? देखो ये पढ़ा है बेटा, अभी तक हमने ये पढ़ा है, ग्लूकोज है, ऐसे लिख सकते हैं, उससे बनाया मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देख रहे हो शॉर्ट में लिख रहा हूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मैंने लिखा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, आइसोमर बना दिया। फिर एटीपी खर्च करी, फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, है ना। यहां क्या क्या किया मैंने बेटा? देख लो इस चीज को, यहां पर मैंने फॉस्फोराइलेशन किया है, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से सिखाते हैं ताकि आपको समझ आए। और यहां पर मैंने एटीपी खर्च किया है, तो एटीपी ऐसे लिखा, और ये वाला एरो का मतलब होता है ऐसे जाके ये ऐसे बना, तो क्या बन गया? एडीपी बन गया। ऐसे एक एटीपी यहां खर्च किया, देखिए ये एटीपी, और ये क्या बना? एडीपी। क्लियर? ये देखिए एरो ऐसे दिखा रहे हैं, तो बन गया मेरे पास फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट आ गया। अब क्या करोगे? ये कितने स्टेप हो गए भाई? ये चीज पढ़ चुके हो, कितने स्टेप हो गए? ये हो गए आपके पास 3 स्टेप, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड स्टेप। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये 6 कार्बन की शुगर है ना बेटा, 6 कार्बन की शुगर है। इस 6 कार्बन की शुगर को 3-3 कार्बन की 2 शुगर में ऐसे ब्रेक कर देंगे। मतलब ये शुगर जो 6 कार्बन की थी, ऐसे ब्रेक हो जाएगी 3 कार्बन की 2 शुगर में। ठीक है, आप याद रखना बेटा, शुगर जो होती है या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन होता है। तो ये जो 6 कार्बन की शुगर टूटेगी तो एक एल्डिहाइड वाली शुगर बनाएगी और एक कीटोन वाली बनाएगी। ठीक है, तो जो जो कीटोन वाली शुगर बनाएगी उसका नाम है, ध्यान से सुनो बेटा, उसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी। डाई हाइड्रोक्सी वर्ड का मतलब 2 OH ग्रुप। एसीटोन, 3 कार्बन का कीटोन, एसीटोन फॉस्फेट। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि मेरे पास 3-3 कार्बन की 2 शुगर बनी। पहली तो ये हो गई, ये इसको इन शॉर्ट लिखते हैं डाईहैप। डाईहैप बन गया। डाईहैप की फुल फॉर्म डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर? ये 3 कार्बन की कीटोन वाली शुगर है जो किसके टूटने से बनी है? इस 6 कार्बन की शुगर के टूटने से 3 कार्बन की एक शुगर ये बनी है। ठीक है, हमने क्या करा था? हमने देखो पहले एनर्जी खर्च करके रेडी किया कंपाउंड को। एनर्जी कहां खर्च करी? 2 स्टेप में। ठीक है, अब यहां से मैंने 3-3 कार्बन की 2 शुगर बना ली, एक और बनाई PgAl। PgAl, PgAl की फुल फॉर्म है, ये एल्डिहाइड वाली है, फॉस्फो, P से फॉस्फो, एक Gl से आएगा ग्लिसरडिहाइड। तो ये मेरे पास क्या आ गई बेटा? 3 कार्बन की ये भी एक शुगर है। तो ये देख रहे हैं, 6 कार्बन की चीज 6 कार्बन से 3-3 कार्बन की 2 शुगर बन गई।
इस स्टेप को हम नाम दे सकते हैं टूटना। टूटने के लिए वर्ड यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप हमने की स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग में क्या बना लिया, 3-3 कार्बन की 2 शुगर बना ली, है ना, फोर्थ स्टेप। और इसको तोड़ने के लिए केमिस्ट्री के थ्रू एक स्टेप होता है, उससे बात कर सकते हैं। एंजाइम का नाम एल्डोलेज है। देखिए मेरी बात समझिए, एंजाइम के नाम 2 तरीके से होते हैं, या तो प्रोडक्ट के नाम पर या सबस्ट्रेट के नाम पर। सही है, क्या प्रोडक्ट बना उसके नाम पर या सबस्ट्रेट के नाम पर। कुछ एंजाइम के पुराने ट्रेडिशनल नेम भी हैं, जैसे इस वाले का नाम एल्डोलेज है, दिस इज फोर्थ एंजाइम। ठीक है, दिस इज फोर्थ एंजाइम, जिसने, अब कुछ कहेंगे क्या ये वाला स्टेप किया, नहीं, उसने सिर्फ बीच में से तोड़ दिया है, तो मतलब इसको और इसको बनाने वाला एल्डोलेज है। कितने स्टेप हो गए, 4। अभी तक कोई एनर्जी बनी, मैंने कहा नहीं। कोई ऑक्सीडेशन हुई, नहीं। आपको कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन होगी, या तो एटीपी बने या क्या हो, एनएडीएच बने। अगर किसी स्टेप में एटीपी और एनएडीएच बने तो वो पहचान है इस बात की कि ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो अभी तक ना ऑक्सीडेशन हुई, ना हमारे पास एटीपी बनी। तो आगे चलते हैं, कैसे होगा फिर ये भाई ऐसे। चलो देखें, अभी तक हमने ये पढ़ा है बेटा, ध्यान से देखो फिर से। हमने ये पढ़ा है, हमने कहा ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, सॉरी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मैं देखो शॉर्ट में भी लिख रहा हूं बेटा आपके लिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर। एक मिनट, देखो देखो बेटा, हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या लिखा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर हमने क्या लिखा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये किया हमने। हमने उसके बाद इसको तोड़ दिया। किसमें तोड़ा, हमने तोड़ा इसमें। देखो ध्यान से, 2 शुगर बनाई, एक बनाई डाईहैप, जो कि कितने कार्बन थी, 3 कार्बन। एक बनाई मैंने PgAl, पागल, ये भी 3 कार्बन थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था, यहां एटीपी लगा, सेकंड आइसोमर, थर्ड फिर से एटीपी लगा, फोर्थ स्टेप में तोड़ लिया। ये चीज पढ़ी है अभी तक हमने। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली शुगर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली शुगर इसमें कन्वर्ट करेंगे PgL में, मतलब ये आगे यहां से रिएक्शन नहीं जाता, तो ये वाली शुगर इसमें कन्वर्ट हो सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, ऑल्दो आपको बताए थे कितने रिवर्सिबल होते हैं, फर्स्ट थर्ड 10th को छोड़ के सारे रिवर्सिबल हैं। तो ये शुगर इसमें कन्वर्ट होती है, क्योंकि रिएक्शन यहां से इधर आगे जाएगा, यहां से रिएक्शन आगे जाएगा। तो इसे हम फिफ्थ स्टेप कहते हैं, जिसमें ये 3 कार्बन की शुगर इस 3 कार्बन की शुगर में कन्वर्ट होती है। कीटोन वाली शुगर एल्डिहाइड वाली शुगर में कन्वर्ट होती है। यहां भी हम क्या कर रहे हैं बेटा, आइसोमर बना रहे हैं। तो यहां पर भी मेरे पास एंजाइम का नाम होगा, 3 कार्बन की शुगर को कहेंगे ट्रायोज, उस पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट और आइसोमरेज। ये वो रिएक्शन है आइसोमर वाला, तो इसको हम कहेंगे आइसोमरेज। एंजाइम फिर से आइसोमरेज, फर्स्ट हेक्सोकाइनेज, थर्ड सेकंड आइसोमरेज, फिर से हेक्सोकाइनेज, स्प्लिटिंग करने वाला एल्डोलेज, और फिफ्थ एंजाइम हमारे पास आइसोमरेज, आइसोमर बना रहे हैं। अब यहां से स्टेप आगे जाएगा जो 6 स्टेप होगा। तो यहां तक आपने 5 स्टेप पढ़ लिए, अभी तक कोई एटीपी नहीं बनी और ना ऑक्सीडेशन हुआ, अभी तक खर्चा चल रहा है ना, बहुत लंबा खर्चा हो जाता है कई बार, तो अभी तक खर्चा चल रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्लियर। एटीपी बनने के लिए थोड़ा वेट लगेगा, है ना, देखो ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद भी कर रहे हैं इसलिए साथ के साथ मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट क्या था, ग्लूकोज, सेकंड वाज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, पहले में फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, फिर से फॉस्फोराइलेशन, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। इसको क्या किया, 3 कार्बन, अभी तक 6 कार्बन चल रही है ना, ये सब 6 कार्बन है बेटा सारी, अभी तक 6 कार्बन है। इसको मैंने तोड़ दिया 2 शुगर में। एक थी 3 कार्बन की कीटोन वाली, डाईहैप कह रहे हैं, डाईहैप की फुल फॉर्म याद करना बेटा, डाईहैप शॉर्ट में लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज PgAl, ये 3 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डाईहैप किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। क्लियर, दिस इज फोर्थ स्टेप एंड दिस वन इज फिफ्थ। ठीक है,
इसका मतलब ये हो गया पीजीएल के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2, क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया पीजीएल में, यहां से 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब मैं पहला ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूं। 6 स्टेप में पहला ऑक्सीडेशन करेंगे इस पीजीएल से। ध्यान से सुने बेटा, एक रूल ये है, थंब रूल ये है आपको, जो अगर आपने याद किया हो फोटोसिंथेसिस, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एसिड की आप रिडक्शन करोगे तो क्या बनता था? एल्डिहाइड, जो क्या होता है? शुगर। ये हमने किस में पढ़ा था बेटा? याद करो, ये हमने C3 साइकिल में पढ़ा था। मैंने वहां बताया था ये कि एसिड की रिडक्शन करके एल्डिहाइड बनेगा, जो शुगर हो सकता है। अगर आप शुगर की ऑक्सीडेशन करोगे, उल्टा जाओ, तो उससे मेरे पास क्या बन सकता है? एसिड। ठीक है, इसीलिए कैल्विन साइकिल के उस रिएक्शन को, जो सेकंड स्टेप था कार्बोक्सिलेशन के बाद, उसे ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल बोलते हैं। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में मैं क्या कर रहा हूं? ये शुगर है बेटा, इस शुगर की मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। तो देखो, एसिड की रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड आएगा, शुगर की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? शुगर की ऑक्सीडेशन करेंगे, बताओ भाई। शुगर की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड आएगा। तो हम यहां पर एसिड बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे? एसिड। उस एसिड का नाम है फॉस्फो ग्लीसरिक एसिड। फॉस्फेट लगा हुआ ग्लीसरिक एसिड। पहले ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। अब मेरी बात सुनो, मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन का मुझे सबूत देना पड़ेगा, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। 6 स्टेप है, तो सबूत यह है कि इसमें क्या बन जाए? NAD+ से NADH बन जाए। मैंने सिखाया था आपको, जब भी NADH बन रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका मतलब आप इस चीज को ऐसे समझेंगे, ध्यान से दें बेटा, देखें इस चीज को, आपको यह समझेंगे इस एरो में, इस वाली एरो में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब आपकी इस वाली एरो में, रेड वाली एरो में रिडक्शन हो रही है। समझ आ रहा है ये? तो पीजीएल से ये बना, ये ऑक्सीडेशन से बना है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दूसरी चीज, अब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन एनर्जी बनाती है। ऑक्सीडेशन क्या करती है? एनर्जी बनाती है। ऑक्सीडेशन ने एनर्जी बना दी। एनर्जी इतनी ज्यादा बनी, पहले तो एनर्जी बनी, मैंने उससे क्या बना लिया? NADH। तो NADH में इलेक्ट्रॉन स्टोर है और ये एनर्जी से बना है। क्लियर? इसके बाद में ATP बनाएंगे, ये चीज हमने बात करी थी। अब जो NADH बना, उसके अलावा बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, मैंने फॉस्फेट लाके डायरेक्ट जोड़ लिया। फॉस्फेट कभी भी डायरेक्ट नहीं जुड़ता अंटिल एनर्जी अवेलेबल ना हो। आप खुद सोचो, यहां भी ATP को अपनी एनर्जी देनी पड़ी थी फॉस्फेट जोड़ने के लिए, तो फॉस्फेट कभी भी डायरेक्ट नहीं जुड़ता। तो मैंने बाहर से फॉस्फेट लाके जोड़ा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, पहली बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये 6 स्टेप था, जिसमें हमारे पास ये हुआ, हमने फॉस्फेट जोड़ दिया। तो एक फॉस्फेट पहले से था, एक और आ गया, तो हम लिखेंगे 1,3 बिस। मतलब 3 कार्बन के कंपाउंड में पहला और थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट है। पहले से 3 पर तो था ही, 1 पर एक्स्ट्रा आ गया। कैसे एक्स्ट्रा आ गया? बहुत एनर्जी थी, ऑक्सीडेशन हुआ था तो काफी एनर्जी बनी, और उसका रिजल्ट है NADH। तो हमने ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाई, और फाइनली मेरे पास जो ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनी है वो बना है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो पीजीएल कन्वर्ट हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। क्लियर हो गई बेटा बात? ये चीज समझ आ रहा है? ये 6 स्टेप है जिसमें एनर्जी बनी। और हमेशा याद रखो, जब भी NADH इन्वॉल्व होगा, एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज। क्या आएगा? जैसे काइनेज कब बताया था? जब क्या आएगा हमारे पास? काइनेज आपको कब बताया था? जब क्या आएगा बेटा हमारे पास? काइनेज आएगा जब ATP होगी, तो डिहाइड्रोजिनेज नाम रहेगा। और मैं पूरा नाम लिख सकता हूं, फॉस्फोग्लिसरेट, प्रोडक्ट के नाम पे लिख लो, ग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये पहला डिहाइड्रोजिनेज है जो NADH यहां पर बनी। ठीक है, तो 6 स्टेप में हमने किया। दूसरी चीज, ये यहां से डबल है बेटा, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब इसके भी मेरे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये भी मेरे पास 2 बनेंगे बेटा। ये भी मेरे पास कितने बनेंगे? 2। तो अभी तक मैंने 6 स्टेप में एक ऑक्सीडेशन किया है, 6 स्टेप में, और 2 NADH बना लिए। क्लियर? अभी भी 4 स्टेप पेंडिंग है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर देखते हैं अब क्या होगा। अगला स्टेप कह रहा है कि चलो, जो मैंने टेम्पररी फॉस्फेट ये जोड़ा था, टाइम आ गया उसको हटाने का। और जब उसको हटाऊंगा मैं, उस फॉस्फेट को हटाऊंगा मैं, तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा? उस फॉस्फेट से मैं ATP बना लूंगा। मतलब वो फॉस्फेट किसको दे दूंगा?
एडीपी को, ठीक है, और उससे मैं क्या बना लूंगा, एटीपी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज 7th स्टेप, इसमें मैंने क्या किया, ये जो फॉस्फेट मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था, क्यों जोड़ा था, एनर्जी थी, टेम्पररी था, मैंने जाके जोड़ दिया, अगले स्टेप में उसको हटाऊंगा तो उससे एटीपी बना लूंगा। डायरेक्ट क्यों नहीं बनाए भाई, सारा काम एक साथ थोड़ी हो जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया बेटा, एनर्जी खर्च करके पहले पानी गर्म किया, पानी में कुछ और बना लिया, ऐसा कुछ किया, तो मेरे पास एनर्जी बनी, मैंने पहले फॉस्फेट जोड़ लिया, 7th स्टेप में वो क्या किया, उससे एनर्जी एटीपी बना ली। तो कंपाउंड में अगर फॉस्फेट हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, फ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और आपके पास यहां पर ये 2 एटीपी चलेंगे, क्योंकि यहां से ये डबल है बेटा, यहां से डबल जा रही है साइकिल, मतलब सॉरी ये पाथवे डबल जा रहा है, तो ये 2 एटीपी, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1 पोजीशन का फॉस्फेट हट गया, कहां चला गया, एडीपी के साथ, क्या बन गया, एटीपी, तो 2 हो गई ये, क्लियर। तो अभी तक 7 स्टेप पड़े हैं और हमने कितने एटीपी बनाए हैं, 2, और 2 खर्च कर लिए अभी तक, ठीक है, 2 खर्च कर लिए। तो मेरे पास अब ये सिचुएशन आपके सामने है, देखें ध्यान से क्या सिचुएशन है, देखें मैंने क्या पढ़ लिया है, ये 1 मिनट देखें ध्यान से बेटा, मैंने ये पढ़ लिया, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, मेरे पास ये जो है मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मैंने पढ़ा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर मैंने पढ़ा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर मैंने पढ़ा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसको तोड़ा मैंने किसमें, डाइहैप में, और मैंने तोड़ा बेटा पीजीएल में, इसमें तोड़ा, ये चीज समझ आ रही है, पीजीएल में, क्लियर। और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, 1 2 3 4 स्टेप 5th स्टेप, पीजीएल से साइकिल ये डबल चल रहा है। इसके बाद हमने क्या किया बेटा, पीजीएल का ऑक्सीडेशन किया और हमने बनाया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये चीज बनाई, ठीक है, ये चीज बनाई। और यहां पर मैंने क्या बनाया, NAD+ से NADH बनाया, और मैंने बोला जब भी NADH आएगा तो कितने, मतलब कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजनेज, दिस इज 6th स्टेप। फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में फॉस्फेट हटा दिया, क्योंकि मैंने टेम्पररी फॉस्फेट जोड़ा था, तो फॉस्फेट हटा दिया, उससे एटीपी बना लिया। तो एडीपी से आप देख रहे हैं ये एरो इधर, एटीपी, तो कंपाउंड का नाम आ गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या आ गया, 3 फॉस्फो, 3 पर फॉस्फेट है, 3 कार्बन का ही कंपाउंड है, तो लास्ट पर फॉस्फेट है, ग्लिसरिक एसिड, ये आ गया मेरे पास, ठीक। अब ये जो 3 PGA है, ध्यान से सुने बेटा, 3 PGA हमारे पास है, 3 PGA जो हमारे पास, ये 3 कार्बन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये 3 कार्बन का। अभी तक मैंने कितने स्टेप पढ़े, 7। ये यहां से 2 है बेटा एटीपी, क्यों 2 है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया था, यहां से डबल चल रहा है ये, मतलब 6 कार्बन की चीज 3-3 कार्बन में टूटी, ये उसमें कन्वर्ट हो गया था, 6 कार्बन 3-3 कार्बन, ये इसमें कन्वर्ट हो गए, यहां से डबल चल रहा है, मान लो ये डबल चल रहा है। अब देखो 8th स्टेप क्या है, ये 7th हो गया, तो 8th स्टेप देखो क्या है, मेरे पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसका मैंने आइसोमर बनाया। आइसोमर बनाने का मतलब क्या हुआ, मैंने पोजीशन चेंज की, फॉस्फेट की, आया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर आप ध्यान से देखो इस स्टेप में सिर्फ मैंने क्या किया है, 3rd पोजीशन का फॉस्फेट 2nd पे लाया। जैसे मान लो ये कार्बन है, तो कार्बन में यहां COH है, तो इसको 1 काउंट करेंगे, यहां कहीं फॉस्फेट था, उसको मैंने शिफ्ट करके 2nd कार्बन पे ले आया, देख रहे हैं, 3rd पे था, उसको कहां ले आया, 2nd पे ले आया, दैट इज ये ऐसा किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास आइसोमरेज आएगा। आइसोमरेज जैसा एक नाम हम लोग यूज करते हैं, म्यूटेज, म्यूटेज एंजाइम आता है, ठीक। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं क्या करूंगा, पानी रिमूव कर दूंगा बेटा। पानी रिमूव करने से कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है पीईपी। तो ये मेरे पास कौन सा स्टेप था, ये था मेरे पास बेटा, ध्यान से देखो, दिस वन इज, यहां तक 7 था, दिस वन इज 8th स्टेप, कोई एनर्जी नहीं बनी, 9th में पानी निकला है, तो कंपाउंड का नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, बिल्कुल सही, ये आपने C4 साइकिल में कहीं सुना था, पाइरुवेट, है ना। इस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल मतलब स्टेबल, तो इसमें काफी एनर्जी होती है, तो इस पीपी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पाइरुवेट में।
पाइरूवेट में कन्वर्ट करते हैं। और क्योंकि फॉस्फेट हटाते हैं, वो फॉस्फेट किसको देते हैं बेटा, हम देते हैं एडीपी को, और फाइनली क्या बनता है, एटीपी। तो आप देखिए हमने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की पोजीशन चेंज करी, पानी, फिर अगले स्टेप में पानी निकाला, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से मैंने क्या बना लिया, एटीपी। और यहां पर भी मैं इसे डबल लिखूंगा बेटा, डबल लिखूंगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन यहां से डबल चल रहा है। तो फाइनली जो मेरा 10th स्टेप है, अगर आपको समझ आए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, एंजाइम मेरे पास काइनेज आएगा, या तो प्रोडक्ट के नाम पे या सबस्ट्रेट के नाम पे। तो हमारे पास एंजाइम का नाम है पाइरुवेट काइनेज। तो टोटल 10 स्टेप में हमारे पास फर्स्ट, थर्ड, 10th आपका इरिवर्सिबल है, बाकी सारे रिवर्सिबल है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इन स्टेप्स को, जल्दी से देखिए, एक बार समराइज करते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसको तोड़ दिया किसमें, डाइहैप और पीजीएल में। इससे मैंने पहली ऑक्सीडेशन करी थी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एटीपी बनाया था, पोजीशन चेंज करी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर हमने बनाया पीपी और मैंने बनाया पाइरुवेट। ये मेरे पास टोटल इसकी समरी है। अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पास यहां एटीपी खर्च किया, एक एटीपी मैंने यहां खर्च किया, यहां मेरे पास 2 NADH बने हैं, क्योंकि यहां से ये साइकिल डबल चल रही है, पूरा यहां से डबल है बेटा, है ना, डबल है यहां से। फिर यहां पर मेरे पास क्या बना, 2 ATP बने, और यहां पर मेरे पास 2 ATP यहां बने। अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 ATP माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेट प्रोडक्ट आएगा बेटा 2 ATP जो एनर्जी कंपाउंड है, 2 NADH जिसमें एनर्जी है, और मेरे पास फाइनली 2 पाइरुवेट। तो ये मेरे पास ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। आप सीक्वेंस वाइज याद करें, ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं, लेकिन जब भी लिखें पूरा लिखें। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इन एटीपी को हम 2 काउंट करते हैं कि 8 काउंट करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपको आए नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखा आए तो आप कितने बताएंगे, और सिंपल लिखा है नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, तो इन एटीपी को हम कैसे देखेंगे, ये आपने बताना है मुझे, कि नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, इज इट डिफरेंट। तो आप प्रॉपर एनसीईआरटी से अगर आपको एंजाइम याद करने हो, हेक्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बाकी भी कर सकते हो अगर आपको लिखना है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे और टॉपिक को लेकर जाएंगे आपका ईटीएस तक, ठीक है। थैंक यू बेटा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।